हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। इकोनॉमिक्स की शुरुआत हमने कर दी है, जिसमें हम 5 ईयर प्लान्स पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नीति आयोग के बारे में। नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग की शुरुआत करने से पहले लास्ट वीडियो के कुछ डाउट्स को देख लेते हैं। तो एक था क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन ये था कि गरीबी हटाओ का नारा कौन से 5 ईयर प्लान में दिया गया था। तो इसका आंसर था 5th 5 ईयर प्लान। और ये क्यों था? क्योंकि 5th 5 ईयर प्लान में ही गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, कि गरीबी ख़त्म करनी है, ये लक्ष्य रखा गया था। और आप इंटरनेट पर सोर्सेज देखेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो यही आंसर बता रही है, 5th 5 ईयर प्लान। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में डिटेल्स करवाई थी, बेसिक करवाई थी, लिस्ट देखी थी हमने पूरी सारी 5 ईयर प्लान्स की, तो मैंने 6th योजना में उसमें बोला था कि 6th योजना की शुरुआत ही हुई थी गरीबी हटाओ के नारे के साथ। और वो क्यों बोला गया था? वो इसलिए बोला गया था क्योंकि यहाँ देखिए, ये जो 6th योजना है 1980 से 85 में रही थी, इसका कार्यकाल था। इसकी शुरुआत गरीबी हटाओ के नारे के साथ ही की गई थी। इससे पहले एक कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम या फिर 20 पॉइंट प्रोग्राम, इसका प्रयोग इसी सरकार द्वारा 5वीं योजना में किया गया था, जिसके द्वारा गरीब जनता के जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश प्रत्यक्ष रूप से की गई। ठीक है, 5वीं योजना का क्या उद्देश्य था? गरीबी हटाने का, गरीबी उन्मूलन का। लेकिन गरीबी उन्मूलन की योजना तो थी, लेकिन कार्यक्रम में गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया गया था। तो इसीलिए 6th योजना की शुरुआत हुई थी गरीबी हटाओ के नारे के साथ, और 5th योजना, उसका लक्ष्य रखा गया था गरीबी को हटाना। तो अगर इस तरह से हम देखें, अगर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का उद्देश्य या फिर लक्ष्य कौन सी 5 ईयर प्लान में रखा गया था, तो आंसर होना चाहिए वहाँ पर 5th 5 ईयर प्लान। और अगर पूछा जाए गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस योजना में दिया गया था, तब आंसर 6th प्लान होना चाहिए। पर क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज 5th 5 ईयर प्लान ही बता रहे हैं, तो आप उसी को मानिए। एक और क्वेश्चन को लेकर डाउट था, क्वेश्चन नंबर 23, जाकर देख लीजिएगा वापस। ये था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। क्वेश्चन था कि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कौन से 5 ईयर प्लान में की गई थी। आंसर मैंने बताया था 4th 5 ईयर प्लान। आप में से कई लोग बोले कि 3rd होना चाहिए, और इंटरनेट पर हम जाकर देखते हैं तो बहुत से ऐसे फिर से वही सोर्सेज हैं जो बताते हैं कि 3rd 5 ईयर प्लान होना चाहिए। अच्छा ठीक है, हमें नहीं पता कि क्या होना चाहिए, एक बार पूरा देखते हैं। तो 3rd 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 61 से लेकर 65, है ना। और 4th 5 ईयर प्लान ये कब से लेकर कब तक था? इसका टाइम पीरियड था 69 से लेकर 74। तो अगर हम 69 देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत तो इससे पहले ही हो गई थी, तो हो सकता है कि 3rd 5 ईयर प्लान ही ठीक हो। लेकिन अब ये देखिए, 61 से 65 3rd 5 ईयर प्लान था। इस बीच मैंने बताया था 2 घटनाएं हुई थी, 62 और 65 का युद्ध, है ना, चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ। और एक चीज़ हुई थी कि सूखा पड़ा था उस टाइम, तो अकाल का सामना करना पड़ा था हमें। तो ऐसे टाइम में, और फिर हम दूसरी तरफ अगर ग्रीन रेवोल्यूशन देखें, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें सक्सेस मिली थी। आपने देखा होगा कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने गेहूँ और चावल का ज़बरदस्त उत्पादन किया था, और गेहूं और चावल के उत्पादन में हमने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली थी। तो एक बात बताइए, जब 3rd 5 ईयर प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था, बुरी तरह से फेल हो गया था, तो उस टाइम पर हम कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं? उस टाइम तो अकाल भी पड़ा था ना 3rd 5 ईयर प्लान में, तो आत्मनिर्भरता उसी समय पर कैसे मिल सकती है हमें? ये तो दोनों चीज़ें अपोजिट हो गई एक दूसरे के। तो इसलिए 3rd 5 ईयर प्लान तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। अब क्या हुआ था, 66 से लेकर 69 के बाद हमारी 4th 5 ईयर प्लान शुरू होती है ना, तो 66 से 69, इस बीच मैंने बताया था कि योजना अवकाश इस टाइम पर था, है ना, प्लान हॉलीडे जिसको बोला जाता है। तो इस टाइम पर हमने 3 वर्ष के लिए 1-1 वर्ष की योजनाएं बनाई थी, 3 वार्षिक योजनाएं हमने बनाई थी। इस टाइम पर हमने शुरुआत की थी ग्रीन रेवोल्यूशन की। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत हमने इस टाइम की थी। और फिर जब हमने 4th 5 ईयर प्लान बनाया 69 से लेकर 74 तक का, तो इसमें फिर हमने आगे बढ़ाया उस चीज़ को, ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया। तो इसीलिए 3rd 5 ईयर प्लान इसका आंसर बिल्कुल नहीं है, 4th 5 ईयर प्लान ही होगा, क्योंकि उसमें जो वार्षिक योजनाएं थी उसके बारे में बात नहीं की गई थी ऑप्शंस में, तो इसीलिए आंसर होगा 4th 5 ईयर प्लान। आई होप क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट चीज़ एक और डाउट था जो मेरी नज़र में आया, वो था कि 5वीं जो योजना थी उसका टाइम पीरियड क्या था? 1974 से लेकर 79, राइट। आप में से किसी एक ने कहा कि 79 तक नहीं, 78 तक ही थी, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, 78 तक की ही थी 5 ईयर प्लान। लेकिन क्या हुआ, 78 में क्या हुआ था, कांग्रेस की पार्टी
सत्ता खो बैठी थी और फिर जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो उन्होंने क्या किया, वैसे टाइम पीरियड तो ये रहना था, 5वीं 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 74 से 79 रहना था, लेकिन क्योंकि बीच में ही जनता पार्टी की सरकार आ गई 78 में, तो उन्होंने 78 में ये 5 ईयर प्लान ख़त्म कर दी। ठीक है, और फिर उन्होंने 6th 5 ईयर प्लान की शुरुआत कर दी 79 से। फिर क्या हुआ, 80 तक ये 5 ईयर प्लान चल पाया, 2 साल ये 5 ईयर प्लान चला। और उसके बाद 1980 में अगर आप ये टाइम पीरियड देखेंगे पूरा सरकारों का, तो 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार है 80 में। उन्होंने क्या किया, जो जनता पार्टी ने 79 में 5 ईयर प्लान शुरू किया था, इंदिरा गांधी की सरकार ने इस 5 ईयर प्लान को ख़त्म कर दिया। और इन्होंने अब सोचा कि ये 2 साल का ही अब हो पाया है प्लान, तो इसे 5 ईयर प्लान तो घोषित नहीं किया जा सकता। तो अब ये जो 2 साल हैं 79 और 80, इसमें जो हमने प्लान हमारे देश में जो प्लान बनाया गया था उसको एडजस्ट किस तरह से किया जाए। तो इसको एडजस्ट कुछ इस तरह किया गया कि 1974 से 78 तक जो हमने 5 ईयर प्लान देखा था, 5th 5 ईयर प्लान, 1 साल तो इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, और 1 साल को 1 वर्षीय योजना घोषित कर दिया गया। ठीक है, 79 को इसमें जोड़ दिया गया और जो 1980 था उसे 1 वर्षीय योजना घोषित कर दिया गया। और फिर 6th 5 ईयर प्लान 1980 से लेकर 1985 ये नए तरीके से घोषित किया गया। तो इस तरह से 5th 5 ईयर प्लान हम 1974 से 79 तक ही मानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एडजस्ट किया गया था बाद में 1 साल। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो वापस सुनिएगा एक बार इसको, तो सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, ये बहुत हो गई बात पिछले लेक्चर की। अभी शुरुआत करते हैं आज की नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई, याद रखिएगा और याद भी होगा आप लोगों को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग किस सिद्धांत पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के बीच में समन्वय, दोनों की शक्तियों में समन्वय, दोनों की शक्तियों में बंटवारा, दोनों को बराबर शक्तियां प्रदान करना, इन चीज़ों पर आधारित है। नीति आयोग के गठन में कौन शामिल है, या फिर बोल सकते हैं नीति आयोग की संरचना जो है किस प्रकार की है। तो नीति आयोग में भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, शासी परिषद होता है, क्षेत्रीय परिषद होते हैं, विशिष्ट आमंत्रित लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है, और कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा सभी, नीति आयोग के गठन में ये सभी शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनमें मुख्यमंत्री हैं उनके मुख्यमंत्री भी हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, बल्कि जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, ऑप्शन में क्योंकि सिर्फ ये दिया गया है, लेकिन जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं जिनमें उपराज्यपाल या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन सभी के इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, फिर है नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो हमने देखा कुछ सदस्य होते हैं पूर्णकालिक होते हैं, उनकी संख्या है 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। आगे पूछा गया नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है, तो ये सदस्य होते हैं 4, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 पदेन सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदेन सदस्य किसके द्वारा नामित किए जाते हैं। तो पदेन सदस्य नामित किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति का इसमें कोई रोल नहीं है, प्रधानमंत्री का है, क्योंकि नीति आयोग की जो पेरेंट एजेंसी है वो केंद्र सरकार है। ठीक है, केंद्र सरकार ने नीति आयोग का गठन किया है, तो इसीलिए प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा कार्य नहीं है, एक एक करके देखें। राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और रणनीतियों की एक रणनीति विकसित करना, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था नीति आयोग का काम क्या है, प्लानिंग करना। ठीक है, फिर है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, तो ये तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर ही इसकी स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद बोला गया है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना। तो पंचवर्षीय योजनाएं और नीति आयोग दोनों में कुछ मेल है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं नीति आयोग की स्थापना के साथ ही ख़त्म कर दी गई थी, है ना। जब योजना आयोग था, जब प्लानिंग कमीशन था, तब पंचवर्षीय योजनाओं का महत्व था, है ना। तो और अंतिम स्वीकृति भी योजना आयोग नहीं बल्कि NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये देता था, है ना। तो नीति आयोग का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। और फोर्थ है ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता विकसित करने वाली प्रणाली बनाना, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो पूछा गया कार्य कौन सा नहीं है, तो आंसर होगा C, पंचवर्षीय योजनाओं से इनका कोई मतलब नहीं है।
नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? तो इसका आंसर आप ही लोग बताइए, वैसे रटा हुआ होगा सभी को। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल नहीं खाता है? एक एक करके देखें। नीति आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है, तो बिल्कुल ठीक है। नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। इसकी पेरेंट एजेंसी भारत सरकार है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर है नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, तो ये गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC इसके द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया, बल्कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया। NDC को भी योजना आयोग के समय पर ही स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करती है। नीति आयोग की एक शाखा बना दिया गया है, इसे काम थोड़ा चेंज कर दिया गया है इसका, लेकिन नीति आयोग को इसके द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया, योजना आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नीति आयोग द्वारा नियतम की फुल फॉर्म क्या है? नीति इनिशिएटिव टू यील्ड एस्पायरेशनल टारगेट्स एंड एक्शनेबल मीन्स। इसकी पहल कब की गई थी? तो नियतम जो पहल है नीति आयोग की, इसकी पहल की गई थी 2015 और 16 में। अब इसकी पहल क्यों की गई थी? तो कई सारे एस्पायरेशनल टारगेट्स रखे गए थे सरकार के द्वारा, जिनके लिए नियतम पहल की शुरुआत की गई थी। वो टारगेट्स क्या थे? एक तो मेन ये था कि सरकार के कई सारे ऐसे विभाग थे जो काम नहीं करते थे, या फिर उनका कोई मतलब नहीं था रहने का, या फिर जो काम था वो ओवरलैप करता था दूसरे विभागों के साथ, तो इसलिए संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए ये एक तो इसका मेन उद्देश्य था नियतम का, कि जो सरकार का आकार है उसे कम किया जाए और सरकार की संरचना में परिवर्तन किया जाए। तो ऐसे विभागों को ख़त्म किया जाए जिनका कुछ काम नहीं है, और जितना हो सके विभागों को मर्ज कर दिया जाए। ठीक है। एक और इसका ये था इम्पॉर्टेंट उद्देश्य नियतम की शुरुआत करने का, कि राज्यों के लिए विकास की जब योजना बनाई जाए तो उसमें आंकड़ों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, कि इस तरह के आंकड़े नीति आयोग के पास होने चाहिए कि कौन से राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार की है, शिक्षा कैसी है, सड़क का हाल क्या है, जल, बिजली, मोबाइल की पहुँच, ये सब चीज़ों के आंकड़े ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आंकड़े होंगे तो हमें पता होगा कि कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कहाँ किस क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। एक और नियतम की शुरुआत का इम्पॉर्टेंट पहलू हम देखते हैं, जिला नियोजन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के ज़रिए क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट के लोगों को हम शामिल कर सकते हैं, लोकल अथॉरिटी को शामिल कर सकते हैं। तो इसीलिए 2015-16 में नीति आयोग के द्वारा नियतम पहल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपने ये ज़रूर सुना होगा, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ना, नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिलों की कुछ पहचान की गई थी, तो उनके बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? तो ऑप्शन नंबर ए की जब हम बात कर रहे हैं, जिलों की एस्पिरेशनल रैंकिंग 10 मापदंडों पर आधारित है, तो ये गलत है। हमसे सही पूछा है ना, तो ये वाला गलत है, 10 मापदंडों पर नहीं बल्कि 49 मापदंडों पर आधारित है। ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, आकांक्षी जिलों के लिए पहली डेटा रैंकिंग जून 2018 में जारी की गई थी, तो ये बिल्कुल ठीक है। 2018 में पहली आकांक्षी जिलों के लिए रैंकिंग जारी की गई थी, तो हमसे सही पूछा है, तो हमें आंसर मिल गया। सही कौन सा है? बी। बाकी भी देख लेते हैं गलत कैसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जनवरी 2016 को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पहल शुरू की गई थी, तो ये गलत है। 2016 नहीं 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। और लास्ट ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाता है, क्योंकि ए और सी ये दोनों गलत हैं। ठीक है, राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जून 2018 और 31 अक्टूबर 2018 की अवधि के लिए निम्नलिखित जिले में से किस जिले ने एस्पायरेशनल जिलों की लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, विरुद्धनगर तमिलनाडु का एक ज़िला है, इसने इस लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध और विकास संस्थान यानी कि NILERD नीति आयोग का अधीनस्थ कार्यालय है। यह पहले किस रूप में जाना जाता था? तो ये पहले IAMR के रूप में जाना जाता था। ये क्या है हम आगे देखेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, जो कि अभी हमने देखा IAMR, इसकी स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1862 के अंतर्गत किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ठीक है, और अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है और नीति आयोग का एक अधीनस्थ कार्यालय बना दिया गया है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAMR का नाम बदलकर कब NILERD कर दिया गया है? तो ये 9 जून 2014 को इसका नाम बदला गया
और नीति आयोग की स्थापना करके उसका एक अधीनस्थ कार्यालय बना दिया गया। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए हैं। वे निम्न में से कौन से हैं? 3 दस्तावेज ये सभी हैं। एक 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, एक 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज और एक 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर नीति आयोग का विजन एजेंडा भी बोलते हैं। विजन एजेंडा या फिर एक्शन एजेंडा भी बोला जाता है। स्टार्टिंग में हमने देखा था ना 5 वर्षीय योजनाएं थी, 5 ईयर प्लान्स थे। नीति आयोग की स्थापना के बाद वो ख़त्म कर दिए गए और उनकी जगह ये 3 दस्तावेज जारी किए गए। तो नीति आयोग इनके ज़रिए बताता रहता है कि किस तरह के उद्देश्य सरकार के रहने वाले हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के एक्शन एजेंडा में किसानों की आय को किस वर्ष तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आप सभी ने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करनी है। तो ये नीति आयोग के एक्शन एजेंडा का ही पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा भी और सारे इसमें लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि 2022 तक सभी घरों में बिजली, गरीबी रेखा के नीचे के सभी घरों में एलपीजी की आपूर्ति करना, 2022 तक ब्लैक कार्बन का उन्मूलन करना। इसके अलावा 100 स्मार्ट शहरों की बात आपने सुनी होगी, तो वो भी नीति आयोग के एक्शन एजेंडा का ही पार्ट है। तो इसी तरह के कई लक्ष्य इसके अंतर्गत रखे गए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है नीति आयोग और योजना आयोग में डिफरेंस। ठीक है, तो क्या क्या है? नीति आयोग की बात करें, ये एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जबकि योजना आयोग इसने एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था। संवैधानिक निकाय नहीं था योजना आयोग, लेकिन काम बिल्कुल ऐसे ही करता था जैसे कि संवैधानिक शक्तियाँ इसको प्राप्त हो। ठीक है, वहीं नीति आयोग ये सिर्फ एक सलाहकार थिंक टैंक है। थिंक मतलब सोचना, तो थिंक टैंक सिर्फ सोचने का काम करता है और जो सोचता है उसकी सलाहें देता है। फिर है नीति आयोग, ये सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है, एक्सपर्टीज़ पर बल देता है ये, जबकि योजना आयोग ये सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था। नीति आयोग ये सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित है, इस पर कार्य करता है क्योंकि ये राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है, जबकि योजना आयोग इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी। ठीक है, इसका काम ही था कि योजनाओं को बनाना और फिर राज्यों को बता देना कि ये योजनाएं हमने बनाई हैं, इनको लागू करो। अब पार्ट नहीं रहता था राज्यों का। नीति आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है, जबकि योजना आयोग में सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। नीति आयोग की बात करें, ये बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है, ठीक है, नीचे से ऊपर, और जबकि योजना आयोग ये टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता है। ठीक है, ऊपर से योजनाएं बनती हैं और फिर नीचे बता दिया जाता है कि इनको लागू कर लो। नीति आयोग इसे नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है, बस सोचना, नीतियाँ बनाना और सलाह देना। फिर योजना आयोग में देखें तो ये राज्यों के लिए नीतियाँ बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता था। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार था योजना आयोग के पास, जिसको क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा है। नीति आयोग को धन आवंटित करने की शक्तियाँ नहीं हैं जो वित्त मंत्री में निहित हैं। धन आवंटित करने का काम किसका है? वित्त मंत्री का। तो नीति आयोग को वो नहीं दिया गया है। और वहीं योजना आयोग को मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियाँ प्राप्त थी। तो ये गलत था क्योंकि ये संवैधानिक आयोग नहीं था, है ना। तो इसीलिए इतनी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए थी, तो इसीलिए इसको ख़त्म करके नीति आयोग की स्थापना की गई। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।